अब हम आपको सुनाते हैं जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी से हमने दलहन, राइस और जीएम क्रॉप को लेकर डिटेल में बात की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान है। दिल्ली में भारत दलहन सेमिनार चल रहा है और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है अशोक गुलाटी साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारत के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, चूँकि दालों को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा चल रही है कि कैसे दाल की सप्लाई बढ़ाई जाए, कैसे कीमतों को कंट्रोल में लाया जाए। आपकी बहुत डीप रिसर्च है, आप क्या सुझाव देंगे ताकि विन विन फॉर ऑल हो, फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिले और कंज्यूमर को भी कंफर्टेबल प्राइस मिले? 3 सुझाव। पहला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसी जो इस समय नहीं है। दूसरा, आपको रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तीसरा, जो इंसेंटिव्स हैं, जैसे पंजाब में दाल मखनी खाई होगी आपने, पंजाब की मशहूर थी दाल मखनी। अब दाल मखनी वहाँ दिखती नहीं, सब पैडी ही पैडी है, राइस ही राइस है, क्योंकि राइस पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी है कि वो कोई दाल मखनी उगाना नहीं चाहता जो ब्लैक। तो आपको इंसेंटिव्स को चेंज करना पड़ेगा। जिस चीज़ की इस समय ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई है उसके इंसेंटिव्स को रोकना पड़ेगा, और जो इसकी कमी है, और सिर्फ दलहन की नहीं बल्कि तिलहन की भी, उनकी जो रिलेटिव इंसेंटिव्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट पेमेंट पर हेक्टेयर के बेसिस पे दे दें। जितनी सब्सिडी जा रही है फर्टिलाइज़र पे या पावर पे, अगर इनको दे दें तो ये धरती माँ के लिए भी अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर ये कर दें तो इस देश में कम से कम दलहन की उस तरह की जो इस समय इंपोर्ट हो रहे हैं और जो बढ़ते जाएंगे वो कम हो जाएंगे, और मुझे लगता है आत्मनिर्भरता का जो सपना है दलहन में पूरा हो सकता है। तिलहन में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आपने अच्छा सुझाव दिया है सर। अच्छा, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से होगा, लेकिन ये हाँ, तो बिल्कुल अगर पॉलिसी अनाउंस कर दें और कहें 5 साल तक ये हम देंगे, इसमें हींग लगे ना फटकरी। जो सरकार की जेब से कुछ नहीं जाना, क्योंकि वो पावर सब्सिडी स्टेट की बचेगी और सेंटर की फर्टिलाइज़र सब्सिडी बचेगी। सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि सेंटर अपना हाथ बढ़ा के जरा पंजाब सरकार से और हरियाणा सरकार के साथ जोड़ी बैठ के 50-50 का एक पैकेज के 35,000 रुपया 40,000 रुपया पर हेक्टेयर हम उनको देंगे, जो पैडी से शिफ्ट करेगा दलहन पे या तिलहन पे। अच्छा सर, इस बार दलहन की सोइंग अच्छी हुई है और खास करके तुअर की सोइंग बहुत अच्छी हुई है, करीब 25% बढ़ी है। इस बार आपको क्या लगता है कि अब जो दालों की महंगाई है इस नए सीजन के बाद थोड़ी कम हो जाएगी? आपका अपना अनुमान क्या है? इस समय जो लेटेस्ट डाटा है आपका जून का, जो आरबीआई ने एनालाइज किया और 12 तारीख को जुलाई का आएगा, उसमें तुअर की इन्फ्लेशन रेट 26% चल रही है। समझे? तो वो उम्मीद है जब हार्वेस्ट होगी तब कितनी हार्वेस्ट होगी। कहने को अच्छा है कि बरसात अच्छी हो रही है, लेकिन जहाँ गिर रही है ऐसे गिर रही है जैसे कैट्स एंड डॉग्स गिर रहे हैं, और जहाँ नहीं हो रही बिल्कुल बाईपास कर रही है। तो बड़ी अनइवन है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आपकी जो प्रोडक्शन वॉलेटिलिटी है वो बढ़ेगी, और उसके बाद प्राइसेस पे वो रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको अपना एक बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा। जिस समय ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए उस समय उसको अच्छी तरह से प्रोक्योर कर लो, नहीं तो इंपोर्ट करो, और वो करके आपको कम से कम 10% ऑफ प्रोडक्शन हर पल्सेस का, हर दलहन का आपको रखना पड़ेगा अगर प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है। अच्छा सर, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी पल्सेस को लेकर क्या होनी चाहिए? क्योंकि अभी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि येलो पीस काफ़ी आ गया है तो उस पर ड्यूटी बढ़ा दी जाए, और दूसरी तरफ डिमांड है कि जो काबुली चना है उस पर 44% की इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि 4-5 लाख टन का इंपोर्ट हो जाए। आपके हिसाब से क्या ये दोनों डिमांड ठीक है अभी इस वक्त? देखिए, आपने येलो पी पे कर दिया एकदम झटके में, एक ही झटके में 0 पे ले आए, ठीक है, और चने को नहीं किया, चना वहाँ अटका हुआ है। तो आप पूरा जो दलहन का एक मैट्रिक्स है उसमें रिलेटिव प्राइसेस, जो ट्रेड पॉलिसी है उसको आप नीचे लाना चाहते हैं। इलेक्शन की मजबूरी थी, उस समय प्राइसेस जल्दी से जल्दी नीचे लाने की उम्मीद थी, लेकिन अगर ये 40 की जगह 15 कर दी जाए तो कम्पिटिटिवनेस भी आएगी और प्राइसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर प्राइसेस एमएसपी से नीचे जाते हैं तो नेफेड को
दुरुस्त होना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए। अच्छा, एक सवाल सर राइस को लेकर, आपने कहा कि जितना स्टॉक चाहिए एफसीआई को उसके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा स्टॉक है, 3.5 गुना ज़्यादा स्टॉक है। उसके बाद भी राइस का एक्सपोर्ट हमारा बैन है। हम दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, 40% के आसपास हमारा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल मार्केट में। आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि राइस एक्सपोर्ट से पाबंदी हटा ली जाए? बिल्कुल। वैसे एक चीज़ कहूँ, ये पाबंदी के बावजूद भी 23-24 में हमने 16 मिलियन टन का एक्सपोर्ट किया है राइस का। 22-23 में 22 मिलियन टन किया था, तो 6 मिलियन टन कम किया है। लेकिन उससे हमारा जो रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू, वो सिर्फ $1.4 बिलियन कम हुआ है। तो इन ए वे अगर आप 15-16 ही एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अच्छा है देश के लिए, क्योंकि आप जैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल प्राइस नीचे आ जाता है, तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी भेजनी पड़ेगी टू गेट द सेम डॉलर। तो अभी पाबंदी ठीक है सर? अभी आपने खोल दीजिए। मैं पाबंदी बिल्कुल एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ हूँ। अच्छा। वो मैं पल्सेस के भी एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ हूँ। आप पल्सेस पे भी खोलिए, सब चीज़ पे। हाँ, लेकिन और आप quantity उस पे अगर लगाना है अपने एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% 20% की जो भी लगानी है, टू रिकवर योर सब्सिडीज। राइट, आप सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो बाहर वालों को क्यों सब्सिडाइज कर रहे हो, घर वालों को करो ना। बिल्कुल। तो 20% 15% आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए और खोल दीजिए। मैं तो कहता हूँ पल्सेस के भी एक्सपोर्ट खोलिए, अगर वो गल्फ में या यूएसए में अच्छे प्राइस पे बिक सकती हैं तो फार्मर को फायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, पहली बार ऐसा हुआ है कि एथेनॉल में ग्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, मतलब ग्रेन से पहली बार ऐसा हुआ है कि शुगर केन प्रोडक्ट के मुकाबले ग्रेन से ज़्यादा एथेनॉल बना है जी। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है उस देश में जहां पर इतना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है? क्या ग्रेन का डाइवर्जन एथेनॉल में ठीक है या आपको लगता है कि शुगर केन को अलाउ कर देना चाहिए फिर से? नहीं, शुगर केन तो अलाउ होना ही चाहिए और मेज होना चाहिए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एथेनॉल बन रही है, ब्राज़ील में जो बनती है वो शुगर केन से बनती है, और यूएस में जो बनती है वो मेज से बनती है। 125 मिलियन टन वो उसमें डाल देते हैं। मेज में फूड सिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि आजकल आप मेज नहीं खाते डायरेक्ट। पोल्ट्री वाले बहुत हल्ला करते हैं। पोल्ट्री वाले खाते हैं तो खोल दीजिए ना उनको। प्रॉब्लम वहाँ क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो है क्योंकि हम जीएम नहीं अलाउ करते। लेकिन फीड आ रहा है जीएम, जो बाहर से जब फीड आता है तो क्या है, वो सारा जीएम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने बीटी कॉटन तो वाजपेयी साहब ने अलाउ कर दी, उसके बाद बस पैरालिसिस हो आप जीएम की फेवर में है सर? होना चाहिए जीएम सोयाबीन, जीएम मस्टर्ड की बात हो रही है। वैरायटी होती थी, अगर वीट की हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं आती तो इस देश में भुखमरी से लाखों नहीं करोड़ों आदमी मर जाते। आज की जो नई टेक्नोलॉजी है वो जीएम टेक्नोलॉजी है, और कम से कम 70 कंट्रीज़ में चल रही है, वो मरे नहीं हैं लोग। जितना यूएस का आपका कॉर्न है या सोया है या ब्राज़ील का है या मैक्सिको का है, सारा जीएम है। आप नहीं बढ़ाना चाहते अपनी यील्ड, बैठे रहिए 2 टन पे बैठे रहिए, 2.5 टन पे बैठे रहिए और फिर इंपोर्ट करते रहिए। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं आप, जीएम कर रहे हैं। जीएम ऑयल कर रहे हैं आप, क्या जो कॉटन दूध खा रहे हैं, कॉटन का जो बिनोला खा रहे हैं, सीड खा रहे हैं और गाय को खिला रहे हैं और उसका तेल पी रहे हैं, वो क्या जीएम नहीं है? तो ये अपना 2 मुखड़ा जो है ना, इसको दूर रखिए। एक चीज़ याद रखिए, हमने वाजपेयी साहब के साथ काम किया था, उन्होंने कहा था आईटी इज़ फॉर इंडिया, बीटी इज़ फॉर भारत। इस स्लोगन, क्योंकि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर आप विज्ञान नहीं लाएंगे तो इस देश में भुखमरी होगी।